सबसे पहले गुरु ग्रह की स्थिति को देखें। गुरु D7 चार्ट का कारक ग्रह होता है, उसको देखें कि यानी कि अब उसको D7 चार्ट में जब मैं कह रहा हूं आपको गुरु की स्थिति को देखना है तो उसको इंडिपेंडेंट आपने देखना है। जैसे इंडिपेंडेंट देखने का मेरा उद्देश्य बताने का ये है कि वो किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा है, उसको भाव का बलाबल कितना है। भाव का बलाबल का मतलब वो केंद्र में है या त्रिकोण में है। उसको राशि का बल कितना है, यानी वो स्वग्रही है, मूल त्रिकोण राशि में है या उच्च राशि में है, कहीं वो नीच राशि में तो नहीं। तो ये राशि का बलाबल होता है। भाव का बलाबल केंद्र में है तो ज्यादा बली है, त्रिकोण में है तो अति शुभकारी है। अगर वो किसी पाप ग्रह के साथ बैठे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। सेकंड स्टेप, D7 चार्ट का लग्नेश, लग्नाधिपति ऑफ D7 चार्ट, उसको भी इसी तरीके से देखना है। क्लास है, लिंक भेजें। D7 चार्ट का लग्नेश भी देखा है कि लगन का लॉर्ड उस कुंडली में केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है। दूसरा, पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव का लॉर्ड की स्थिति क्या कहती है। अब अगर ये कुंडली पुरुष की है तो आपने देखना है कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र की स्थिति अगर बलहीन है यहां पर भी तो कोई आशा की किरण नहीं है, कोई उपाय काम नहीं करेगा। मान लीजिए D1 में कुछ स्थिति दिखाई, D9 में अगर वो अपनी तब्दीली नहीं कर पाया या अपनी स्थिति को नहीं परिवर्तित कर पाया, यानी कमजोर पाया गया D9 में, तो एक लास्ट होप यही है कि आप D7 में देख लो। वहां पर भी अगर ग्रह अपना बल प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर कोई रेमेडी भी वर्क नहीं करती है। पर अगर D9 के अंदर ग्रह कमजोर है तो IVF वगैरह का सहारा लिया जा सकता है। तो ऐसे में बड़ी एक्सपर्ट एडवाइस की रिक्वायरमेंट रहती है और उस व्यक्ति के द्वारा देखा जाना चाहिए जिन्हें दशाओं की अच्छी नॉलेज हो। वो दशाओं और ग्रह गोचर दोनों का बड़ा अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बना करके प्रेडिक्ट करना जानता हो तो वो उसकी मदद से IVF के समय को जानना चाहिए, अन्यथा IVF भी कई बार फेल हो जाता है, मतलब मेडिकली टेक्निक भी फेल हो जाती है। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल था सर कि जैसे जुपिटर की स्थिति देखनी है तो क्या उसका लॉर्डशिप भी हम लोग देखेंगे? नहीं, सिर्फ बृहस्पति देखना है, डिस्पोजिटर की बात नहीं करनी है। नहीं नहीं, उसका लॉर्डशिप कि नहीं मान लीजिए नहीं वो नहीं, किस भाव का मालिक है, चाहे वो छठे का मालिक है, चाहे आठवें का मालिक है, चाहे 12वें का मालिक, नहीं। किसी भी ग्रह को ध्यान से सभी सुने, किसी भी ग्रह को जब भी आप कारक के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसकी लॉर्डशिप ना देखें। चाहे वो अष्टम भाव का स्वामी है, चाहे वो 12वें का स्वामी, कोई मतलब नहीं। चाहे वो आप D1 में देखें चाहे D9 में देखें, जब एज ए कारक देख रहे हैं तो, नहीं तो आपको यथास्थिति नहीं पता चल पाएगा। D1 में वो किसी भाव का स्वामी है, D9 में वो पलट ही गया। D1 में वो अच्छा नहीं दिखा रहा था, अच्छे भाव का स्वामी नहीं था, D9 में बिल्कुल अच्छे भाव का स्वामी हो गया, D7 में कुछ नया ही हो गया। तो फिर आप निष्कर्ष पे कहाँ पहुंचोगे? तो निष्कर्ष पे ही नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ज्योतिषी का निष्कर्ष पर पहुंचना, फिर उसे अपने सामने बैठे हुए जातक को निष्कर्ष तक पहुंचाना, उसको एक क्लैरिटी देना, एक सही सही मार्ग बताना कि वो आप उसे क्या समझाना चाह रहे हैं, आखिर वो क्या डिसीजन ले।
एक व्यक्ति आपके पास आता है, पति पत्नी दोनों आते हैं और वो अपनी कुंडलियां आपके सामने रखते हैं और वो कहते हैं जी 3-4 साल हो गए और हमें कोई संतान नहीं है, हमें बताइए करना क्या है। सबसे पहले आपने देखना है कि उन दोनों में संतान उत्पत्ति करने का सक्षमता है कि नहीं, फिजिकल रूप में। तो पुरुष के लिए ऐसे में शुक्र का विश्लेषण करें और स्त्री में मंगल का विश्लेषण अति आवश्यक है। अब वो दो चीजें क्लियर हो गई। मान लीजिए दोनों चीज अच्छा है, D1 और D9 दोनों में देखना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि शुक्र को आपने D1 में देखा और उसको एकदम फाइनल कर लिया, नहीं। अगर वो मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति जिसका शुक्र अष्टम में बैठा है, तो हमने कहा भाई देखो वो अपने कारक का लॉस कर गया। बेशक धन अच्छा है इस व्यक्ति के पास, पर कारक प्रभाव कमजोर पड़ गया। कारक तो शुक्र तो क्षमता का कारक तो है ही, उसमें प्रजनन क्षमता तो है ही है, सर्जन क्षमता तो शुक्र में है ही है। अष्टम में जाने से वीकनेस आ गई, ये बात पक्की है। पर D9 में उसको तुरंत देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं D9 में वो उच्च का हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं D9 में वो केंद्र में बैठा हो। तो ये हमने जरूर देखना, कहीं ऐसा तो नहीं D9 में केंद्र में भी बैठा हो और गुरु के प्रभाव में भी हो। तो ऐसे में संतान अवश्य ही होती है, मतलब उस व्यक्ति में फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो अगर आप डॉक्टर से चेकअप कराएंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो फिर ज्योतिषी के पास आते कम ही है, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि प्रॉब्लम है। डॉक्टर ही बता देता है कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर वो अपने तलाक का रास्ता खोजते हैं या कोई अन्य साधन। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। हाँ, दूसरा, स्त्री का मंगल को देखिएगा। चंद्रमा की स्थिति डिले जरूर कर सकती है, मतलब देरी कर सकती है, पर रोक नहीं सकती। जैसे किसी स्त्री का चंद्रमा राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है या नीच का है, सारी मैंने स्थितियां लगा ली लगभग लगभग, या सूर्य के साथ बैठ के अमावस्या में है, तो आप ये बात नहीं कह सकते कि ये महिला संतान नहीं उत्पन्न कर सकती। ये बात को नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ इससे डिले संभावित है, वो भी 1 ईयर to 3 ईयर, मतलब 1 साल से लेके 3 साल के बीच, बस जस्ट, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर मून के कारण प्रॉब्लम है, मंगल फिट है, जुपिटर फिट है, मतलब दोनों ग्रह अगर सही हैं, तो 1 ईयर से लेके 3 ईयर के बीच में संतान हो जाएगी। मतलब 9-10 महीने ना छोड़ करके सिर्फ आप ये माने 14 महीने लग जाए, 15 लग जाए, 16 लग जाए, इससे ज्यादा टाइम होता नहीं। ज्यादा मैक्सिमम 16 महीने, मतलब 3 साल, वो भी कोई सर्कमस्टांसेस, वो एक अलग बात है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने देख लिया कि मंगल ग्रह को, तो मंगल को D1 में भी देखना महिला का और D9 में भी देखना है। अगर D9 में मान लीजिए मंगल D1 में तो ठीक दिखाई दे रहा है, पर D9 में थोड़ा कमजोर हो गया, ऐसे में आप लोगों की रेमेडी पॉसिबल है, यानी संतान उत्पन्न करने के लिए जो शास्त्र सम्मत उपाय हैं वो सामने वाले को बताए जा सकते। पर आप ये सोचें कि संतान संबंधी जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, या दूसरे वे में लें कि इस प्रॉब्लम की सीवियरिटी कितनी है, तो उस चीज को D7 चार्ट में देख लिया जाए। अगर D7 चार्ट में भी वहां पर ग्रह बिल्कुल भी अच्छा असर नहीं दिखा रहा है, तो बहुत बहुत कमजोर चांस हो जाते हैं, खास करके D7 चार्ट का लग्नेश अगर गड़बड़ा जाए, वो भी बुरी तरीके से,
तो महिला में संतान उत्पन्न करने की क्षमता काफी कमजोर मालूम पड़ती है। कहीं पर भी पाप ग्रह का असर दिखाई दे, मंगल का, शनि का, राहु का, उन्हें बताइए एस्ट्रोलॉजिकली तो हम उपाय बताएंगे, पर आपने मेडिकली भी एडवाइस लेना है। मतलब दवा भी और दुआ भी दोनों एक साथ जब काम करेंगी तो संतान होगी। तो ये चीज आपने समझ लेनी है। तो किसी एक पॉइंट को देख करके आपने सीधा यस और नो नहीं कहना है। कई लोग क्या करते, सीधा उठाते, पंचम भाव पर दावा बोल देते, पंचमेश की स्थिति देखते हैं, यस और नो बोल के तीसरी। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी आशाएं देखनी चाहिए। एक केस मेरे सामने आया, उर्मी जी जानती हैं क्योंकि ये गुड़गांव में रहती है, जितेंद्र यादव है। उनका भाई की शादी को 10 साल हो गए थे और उनको कोई संतान नहीं थी। वो केस मेरे पास लेकर के आए और मैंने D7 चार्ट को देखा, उसमें कुछ होप थी। D1 में D9 में काफी कमजोरियां थी, तो मुझे ये तो पता लग गया कि मामला काफी कमजोर है। पर मैंने कहा एक हम ट्राई करके देखते हैं, और D7 चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उपाय कराए और उनको पुत्र संतान हो गई विद इन 1 ईयर। तो इस तरह से ये तो एक केस हुआ, पर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो शॉर्ट आउट हुए हैं, नो डाउट। तो आपने जब भी संतान संबंधी मामले को देखना है, बहुत ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है कि जिन माता पिता के बच्चे नहीं होते, वो बेचारे बहुत उम्मीदें लेकर के आपसे आते हैं और आपने एक झटके में उम्मीदें नहीं तोड़नी है। ये नहीं कि लिया और भाग जाते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। अगर पुरुष में कमजोरी है तो पुरुष को बड़े प्यार से समझाएं कि अपना मेडिकल इलाज कराएं, अपना दवा लें प्रॉपर रूप से, तो ठीक होने की संभावना बन जाती है। शुक्र को बलि बनाने का प्रयास करवाएं, एस्ट्रोलॉजिकली शुक्र को बलि बनवाएं और साथ में उन्हें आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन की सलाह दें। पर खुद ही औषधियां मत लिखने लग जाता, लिखने मत लग जाना है, कहीं डॉक्टर बन जाओ। मैं भी आपको कभी कभी कुछ औषधियों के नाम ले देता हूं, पर मैं साथ में ये भी बताता हूं कि आई एम नॉट ए डॉक्टर। आपको प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी है, प्रॉपर इलाज कराना है। ग्रहों के हिसाब से तो मैं जैसे बता दूंगा, अश्वगंधा, अश्वगंधा बहुत उत्तम मानी गई है, पर अकेला नहीं। इस कमी के पीछे का सीक्रेट क्या है, मानसिक दबाव है या अन्य कोई कारण है, डॉक्टर उसकी तह तक जाता है और इलाज करता है। और हर शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे जिन लोगों में पित्त प्रकृति होती है, उन्हें भूल करके भी गर्म प्रकृति की दवाएं नहीं देनी चाहिए। और इन चीजों में आयुर्वेदा में जो भी औषधियां संतान उत्पत्ति में काम आती हैं, उनमें अक्सर गर्म दवाइयां होती हैं। परंतु अगर डॉक्टर पकड़ लेगा कि ये पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, तो उसका दूसरे तरीके से यानी दूसरी औषधियों के माध्यम से इलाज करता है। तो इलाज है, परंतु प्रकृति के अनुसार है, तो वो आप लोगों ने भी करना है। ऐसे ही महिलाओं में भी एक अच्छा डॉक्टर इलाज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। फिलोपियन ट्यूब का बंद होना, ये जैसे डॉक्टर ने कह दिया, पर आपने एकदम से सुन करके कान नहीं बंद कर लेने कि भाई अच्छा अब तो डॉक्टर ने बंद कर दिया तो अपन ने भी बंद दरवाजे कर लेने, नहीं। डॉक्टर ने दरवाजा अपना बंद कर लिया है, इसीलिए वो आपके पास आया है। आपने कुंडली की जांच पड़ताल अपने ढंग से करनी है कि जन्म पत्रिका क्या कह रही है। बस इस चीज पर ध्यान देने के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा, और कुछ नहीं। और कोई क्वेश्चन? जी जी गुरु जी, तो मैं ये जानना चाहता था कि आप ये मंगल का क्या स्थिति देखेंगे, मतलब इसका नीच का होना या अस्त होना या डिग्री या सब चीजें सुरेंद्र, सब चीजें देखिए।
अच्छा। क्या वो नीच राशि में तो नहीं बैठा, हम्म। क्या वो अस्त तो नहीं है, क्या वो पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठा, क्या वो किसी छठे आठवें बारहवें भाव का में तो नहीं बैठा। सब चीजें आपने देखी। ओके। महाराज जी कह रहे हैं पाप ग्रहों की युति का क्या परिणाम है। महाराज जी जब भी पाप ग्रह साथ बैठते हैं, महिला में अगर बैठते हैं, तो मंगल जैसे मैंने पहले बताया था वो एग फॉर्मेशन में सहायक होते हैं, बिना उसके अंडाणु नहीं बन पाते। अगर कोई पाप ग्रह बैठेगा तो अंडाणुओं को ब्रेक कर देगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि मामला उम्मीद से हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि नहीं, मामला बिगड़ गया। तो मामला उम्मीद से होना और मामले को बिगड़ जाना, ये सिर्फ ऐसे ही है। और डॉक्टर से दिखाएंगे तो वो कहेंगे नहीं, जो है ब्रेक हो गया है और हमें दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो ये उसका एक परिणाम होता है। तो ऐसे में जो पाप ग्रह उस पर असर कर रहा है, उस ग्रह की शांति, उस ग्रह का मंत्र जाप या उसका दान पुण्य, ये करना या करवाना चाहिए। सबसे उत्तम साधन मैं आप लोगों को बताता हूँ महिलाओं के लिए विशेष करके। जिस भी महिला के साथ ऐसी समस्या आ जाए, चाहे कोई पाप ग्रह बैठा है या मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, उस महिला को संतान का संकल्प लेते हुए मंगलवार के दिन से मंगलवार के उपवास रखनी चाहिए और 1 वर्ष तक उपवास रखने चाहिए। और अगर ज्येष्ठ माह का मंगलवार हो तो अति उत्तम है, से आरंभ करे तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो नमक का, सरसों के तेल का सेवन नहीं करना है ऐसे में। हाँ, फलाहार के साथ करें तो उससे 1 साल का उपवास करने के बाद उसके जो ये पाप ग्रह का जो दोष होता है, इसका निवारण हो जाता है सुनिश्चित रूप से, और संतान हो जाती है केवल मात्र उपवास करने से। इससे ज्यादा आसान क्या होगा। और अगर राहु ग्रह बाधा डाल रहा है तो उसे चाहिए मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर के झाड़ू से वहां पे सफाई करे, झाड़ू से। और जो मिट्टी निकले जब बाहर निकाले तो उसी मिट्टी को अपने माथे पे थोड़ा सा लगा ले। अगर वो नित्य ऐसा करते हैं तो आप ये देखेंगे कि उन्हें संतान हो जाएगी। 1 वर्ष तक ये उपाय करने मात्र संतान के योग बनते हैं। तो ऐसे तो संतान के प्राप्ति के बहुत सारे उपाय होते हैं। ठीक है, और कोई चैप्टर बताइए, अब आगे हम कौन सा चैप्टर लें, नहीं तो मुझे गुरुजी और एक रहेगा। छोटा हाँ सा बताइए। प्रश्न था। ये ट्विंस को कैसे हम देखेंगे, ट्विंस जब होता है? मैंने कहा पहला जो बच्चा होगा उसको D1 चार्ट से देखना है। जो दूसरा बच्चे की कुंडली बनेगी तो D1 और D9 तो लगभग लगभग वैसे ही बनना है, तो उसका D60 चार्ट लेना है। D60 चार्ट षष्ठांशा कुंडली को D1 की तरह देखना है। नहीं गुरुजी, सिंपल। मैं जुड़वा बच्चे का बात कर रहा हूँ। मैं भी जुड़वा बच्चे की ही बात कर रहा हूँ सुरेंद्र। सर वो ओके ये ओके। पूछ रहे हैं पहला कि जो जुड़वा बच्चा बच्चे है कैसे देखेंगे। उसको हाँ हाँ। D1 चार्ट, ओके। जो मतलब जन्म कुंडली है, वो वैसे की वैसे देखना जैसे आम आदमी देख रही है। हम्म। अब जो ट्विंस यानी दूसरे नंबर का जो बच्चा है, अच्छा। बच्चा है या बच्ची जो भी है, अब ओके। मान लीजिए 7 मिनट का अंतर पाया या 8 मिनट का अंतर पाया आपने, कि 7 मिनट लेट है, 8 मिनट लेट आया दूसरा बच्चा, तो दूसरे बच्चे का जो 7-8 मिनट लेट आएगा तो लगन कुंडली तो सेम रहेगी। नहीं नहीं गुरुजी, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसका जुड़ा बच्चा होने वाला है, वो उसका प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? मतलब कोई अगर आता अच्छा है कंसल्टेंट। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए पहली बात तो ये योग सामान्यता योग नहीं है, समझे बात को। जी। सिंपल, इसको फाइंड आउट करना बहुत टफ हो जाता है कि बच्चा जुड़वा है। इसको फाइंड आउट करना, टैकल करना बहुत कठिन काम है। इसकी जो टेक्निक पर मैंने काम करके देखा, ये ओनली एंड ओनली 30 to 40% ही सक्सेसफुल है। जो बुक्स में लिखी हुई टेक्निक्स हैं वो 30 to 40% ही सक्सेसफुल है।
और वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मैंने भी कई बार आजमा के देखा जिनको जुड़वा भी बच्चे हुए, जो आए थे केवल संतान के लिए, जी परंतु उनको जुड़वा बच्चे हुए जैसे, तो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, तो वो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा। जी या बाकी पुस्तकों में तो लिखा है, तो यहाँ तक भी लिखा है कि अगर पंचमेश द्विसभाव राशि में हो तो जुड़वा बच्चे होने के चांसेस हैं, और मैंने ये फेल नहीं ये पाया बहुत सारे मामलों में। ये हम्म। भी कहा गया पंचमेश यदि पुनर्वसु नक्षत्र में पाया जाए तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ये भी मैंने ओके बड़ा गड़बड़ पाया। फिर ये भी है कि ये अगर पंचमेश अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो भी मामला गड़बड़ पाया गया, अश्विनी नक्षत्र का भी, क्योंकि अश्विनी में 2 घोड़े के मुख हैं। पर कई मामलों में ये टेक्निक सही भी पाई गई कि पंचमेश अश्विनी नक्षत्र में था और उनके जुड़वा बच्चे हुए, पर कई जगह नहीं भी सेट बैठा। तो इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ इस मैटर में। तो मेरा मानना है कि शिष्यों मेरा के, पास एक कुंडली है गुरुजी, अभी शेयर कर सकता हूँ मैं, उसका जुड़वा बच्चा हुआ है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा सुरेन। कारण क्या है मैं आपको समझा दूं कि अच्छा मैं कह रहा हूँ ऐसे केस मेरे पास भी हैं ओके जिनका लगाया सटीक पाया, परंतु ओके उसी चीज को हमने दूसरी कुंडली में लगाए फेल हुए। ओके मेरा मानना है जो फार्मूला वही जो लगाए वो हर जगह लग जाए, ओके जो लगाए उसे हर जगह लग जाए। फिर तो वो वाली तो फिर बहुत ही एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ध्यानपूर्वक। तो ऑनलाइन क्लास में कैसे देख पाएंगे जब हम जी कंसल्टेंसी में उस चीज को नहीं पकड़ पाए, तो अब कैसे पकड़ पाएंगे? जी कभी भी इस तरह से प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा कि आपके किसी के सामने घटना घट गई उसको रोक, पहले फार्मूले पे अपनी पकड़ बनाओ। मैं हमेशा कहता हूँ फार्मूला ही आपको बचाएगा, फार्मूले ही आपकी इज्जत बचाएगा। फार्मूला जिसका मजबूत नहीं है वो कभी भी फेल हो जाएगा, वो इस तरह की प्रैक्टिस से काम नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे गणित के अध्यापक कहते थे, तुम सबसे पहले फार्मूला याद करो, जी गुरुजी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मत करो, पहले फार्मूला याद करो। इंटीग्रेशन का फार्मूला है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का फार्मूला है, तो इनका याद करो अच्छी तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करो, क्योंकि पेपर में एग्जाम में यही साथ देंगे। जिसको फार्मूला है लगाना बहुत आसान हो जाता है, अगर पर भूल जाता क्या है विद्यार्थी फार्मूला। जी गुरुजी। तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, परंतु एट ए टाइम पे फार्मूला भूल जाता है। अच्छा गुरुजी ज्योतिष में एक भी यही है कि कुंडली तो हमें समझ में आ रही है, सामने वाला खुद कह रहा है मेरे संतान नहीं है, जी जी सामने वाला कह रहा है मेरे पास संतान नहीं है। अब बताओ इससे आसान कोई बात होगी क्या? वो तो खुद ही मान रहा है, वो कह रहा है बताओ होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ क्या लगेगा? यहाँ तो फार्मूला ही लगेगा। अब फार्मूला आता नहीं, क्या होना जाना है? कुछ भी नहीं। तो गुरुजी और एक चीजें था एक्चुअली, अगर 11th हाउस में कोई भी ग्रह है या पंचम में कोई भी ग्रह है या दृष्टि पड़ रहा है तो हम संतान का देखते हैं। तो एक जन का कुंडली देख के एक हस्बैंड आया, तो अगर मैंने भी कितने बार प्रेडिक्शन दिया है तो गलत चला जाता है। तो एक जन का देख के हम कैसे फाइनल करेंगे बहुत कि आराम से, बहुत आराम से सुरेन। जी ज्योतिषी के भी एक लेवल होता है। जी पहला ज्योतिषी का लेवल होता है कंफ्यूजन का, जी कंफ्यूजन एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ये स्टेप जी पहला है। नया नया ज्योतिषी में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, उसको लगता है दुनिया में मेरे से बढ़िया जानकार ज्योतिष का कोई दूसरा है ही नहीं। अगर मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली में मेरे मुकाबले का नहीं, और मैं कलकत्ते में हूं तो मेरे कलकत्ते में मेरे मुकाबले का आदमी नहीं है, और मैं बड़े से बड़े ज्योतिषी को हरा सकता हूँ। ये इसे बोलते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंस स्टेज, बट कंफ्यूज्ड। पर उसे बहुत सारे सूत्रों पर कंफ्यूजन भी है। समझ रहे हो बात को? ये फर्स्ट जी स्टेज है। हम्म। सेकंड स्टेज है क्लैरिटी विद लो ईगो। ईगो तो है पर अब कम हुई है, क्योंकि उसने झटके खा लिए पहली स्टेज में ना, लोगों ने झटके दे दिए उसको कि यार तुम कुछ भी नहीं, यू आर सो फेलियर। तो फेलियर सुन सुन के वो कहते हैं नहीं यार ये गलती थी, मैं तो अपने आप को बॉस समझ के बैठ गया था,
4 लोगों ने तारीफ के पुल क्या बांध दिए और मैं तो बॉस बन गया, तो वो फिर थोड़ा सा डाउन आ जाता है। पर इस समय उसकी सब्जेक्ट की भी क्लैरिटी आ जाती है, क्लियरिटी आ जाती है। अब वो हर चीज को, जैसे डॉक्टर है ना, हर चीज की जांच पड़ताल करे बगैर कुछ बोलता ही नहीं। फिर वो इस स्टेज में आ जाता है कि वो जांच और पड़ताल दोनों बड़ी अच्छी बखूबी करता है, मतलब रिस्क नहीं लेता सेकंड स्टेज के ऊपर। जैसे कि वो बिना कुंडली के कुछ नहीं बोलेगा, बिना पूरी बात पता लगे, बिना D9 चार्ट देखे, बिना दशा देखे वो कोई बात ही नहीं बोलेगा। तो फॉर्मूला क्या है गुरु जी इसका? मैं बता रहा हूँ, तीसरी स्टेज में आ रहा हूँ। तीसरी स्टेज जो एक ऐसी स्टेज है जब वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। अब उसको अपने आप को ज्योतिषी होने का भान खत्म हो जाता है। अब उसको लगता है मैं ज्योतिषी नहीं हूं, अब मेरी यात्रा दूसरी है, एक अच्छा इंसान होने की यात्रा है अब मेरी। अब कुछ नहीं, अब मुझे भक्ति करनी है, मुझे पाठ करना है, मुझे जाप करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अब खुद का जीवन सुधारना है। हाँ, इस मार्ग में जो भी बीच में आएगा मैं उसको कुछ ना कुछ देता चलूंगा, बांटता चलूंगा। ये थर्ड स्टेज है। जो भी थर्ड स्टेज का एस्ट्रोलॉजर होता है, ये ध्यान रखिएगा, थर्ड स्टेज का जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो तुम्हें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल मिलेगा। सही बात है। ठीक है। आपने जैसे बात कही कि अगर क्या पुरुष की कुंडली देखें तो क्या हमें स्त्री की कुंडली देखने की जरूरत है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, जी। बिल्कुल भी नहीं है। जो पुरुष में आ रही है समस्या वो बिल्कुल बता देगी कि संतान होने की संभावना कितनी है। फिर पर्सन सेम है कि अगर स्त्री की कुंडली देखे तो सेम अंस्वर, उससे भी पता लग सकता है। दोनों कुंडलियों में कहां पर आता है जो कई बार पति पत्नी क्या होता है कि पति कहता है मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पत्नी पर बेचारी के ऊपर दबाव डाल देता है कि जो भी समस्या वही समस्या है, तो वो डॉक्टर के पास दिखाने ही नहीं जाता। वो बोला भाड़ में जाओ, मैंने डॉक्टर को जाना ही नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे में क्या करें? अगर आपके पास डीप स्टडी है तो आप उसकी अकेले की कुंडली से भी पता लगा सकते हो, बहुत सारी टेक्निक्स है। पर पुरुष की कुंडली से एकदम आसानी से पता लग जाता है उसको वहां पर प्रॉब्लम है। सिंपल इतनी बात है और कुछ भी नहीं। गुरुजी मैंने एक्चुअली देखा था कि उनका गुरु था 11th हाउस में, तो मैंने बोला कि आपका लड़का है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरा लड़की है। तो मैंने उनको बोला कि शायद आपका वाइफ का उसमें होगा तो वो देखना पड़ेगा, तो उसका मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक पुरुष का आप कुंडली गलत थे, देखते आपका फार्मूला गलत था सुरेन, आपका गलत फार्मूला था। जी। आपने कहा कि दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर तो लड़का होगा। जी। ये फार्मूला काफी कमजोर फार्मूला है। पहले ये तो देखो पंचमेश क्या चाह रहा है, कारक क्या चाह रहा है, नवमांश में कारक की स्थिति क्या है। अगर नवमांशा में वो गुरु कमजोर हो गए तो लड़का कहां से हो जाएगा। अगर बुध की ताकत बढ़ गई तो लड़की होगी, चंद्रमा की ताकत नवमांशा में बढ़ गई तो लड़की होगी। मान लीजिए नवमांश कुंडली में उस पुरुष या स्त्री के किसी की भी बुध की ताकत, शुक्र की ताकत, चंद्रमा की ताकत, इनकी किसी की भी बली हो गई एज कंपेयर टू जुपिटर तो मिलेगी लड़की। चाहे वो नवम में गुरु बैठ जाए, चाहे एकादश में बैठ जाए, चाहे तो लगन पे बैठ जाए। अच्छा गुरुजी, आपको तभी क्या फिर लगता है वाइफ कि का जो है जिनको लगन में गुरु होता है क्या उनके लड़कियां नहीं होती? ये वहम है। इसलिए कहता हूँ फार्मूला सही ढंग से सीखो, सिस्टमेटिक वे से। ठीक है, ओके। चलिए आज कोई और चैप्टर लेना है? गुरुजी कारकांशा और स्वांशा। सर मैरिज के बारे में ले लीजिए, मैरिज का मतलब किस तरह से निकालते हैं और इसमें प्रॉब्लम जो आती हैं खासकर बिल्कुल, प्रॉब्लम के बारे में। आज जगदीश जी बिल्कुल प्रॉब्लम का बिल्कुल तोड़ निकाल दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, कारकांशा और स्वांशा का चैप्टर। हाँ मुकेश जी आप बताएं। मैं कह रहा हूँ कारकांशा और स्वांशा ये हाँ क्या हाँ, होते हैं? ये तो मंगला साहब विद्वान आदमियों की सभा में बात करिएगा, मेरे कागज की बात है कारकांशा स्वांशा। नाम सुन के मैं तो डर गया, है ना।
भंडारी सर ने कहा था ये आपको सुनील जी बताएंगे। तो फिर मेरे ऊपर विश्वास रखो। तो अभी इसका मतलब मेरा बताने का मूड में नहीं हूँ, कोई बात नहीं गुरु जी, कोई बात है ना। स्वांसा देखो सिंपल है, मैंने इस क्लास में भी कई बार बताया है। जो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है उसको नवमांश कुंडली में देख लो, नहीं, वो तो बनाना आ किस गया। भाव में, बस और कौन सा स्वांश किसे कह रहे हो। नहीं, बनाना आ गया कारकांशा स्वांशा, लेकिन इसे देखा कैसे जाता है और क्या चीज देखते? तो वो अपने इस कोर्स में शामिल है, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करना चाह रहा। ये जेमिनी में ज्यादा चला जाएगा, और आपको पता है मैं एक बार घुस जाऊंगा ना तो इन सब में मैक्सिमम लोगों के लिए कारकांशा एक नया तूफान आ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे 25 लोगों में से 3 को समझ में आए और 22 बेचारे बैठे देखें, वो चीज फिर अन्याय वाली बात हो जाएगी। तो मेरा तो राहुल गांधी वाला डायलॉग है, अब होगा न्याय। ठीक है जी। सर आप 7th घर ले लीजिए ना सर डिस्कशन हाँ, के लिए। 7, वेरी गुड। जगदीश जी की और प्रसाद जी की डिमांड पर 7th ग्रह पर 7th घर पर चलते हैं। सॉरी, ग्रह नहीं, 7th घर पर, 7th हाउस 7th हाउस पर चलते हैं। कभी कभी जबान भी लड़खड़ा जाती है। चलिए, देखिए कोई जैसा बात कि नहीं गुरु जी, मैं कोई इस पर बात करूंगा सीधा डिले ऑफ मैरिज। मैं वो सप्तम भाव की, वो तो मेरे कोई पिछले वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। पर जगदीश जी शर्त एक होगी, म्यूट कर लो बस, नहीं उपाय नहीं बताऊंगा शादी वाला। फटाफट कर लिया जगदीश जी ने एकदम। मतलब आर यू रेडी फॉर दिस? सर आप गोचर भी बताएंगे इसमें, ट्रांजिट? हाँ अमृता जी, मैं बातों में बता देता हूँ बहुत सारी चीजें। आप बस रोज क्लास में आया करो और हमेशा उपस्थित रहो और कैमरे पर रहो, बस शर्त यही है। उन्हें ही समझ में आएगा ट्रांजिट जो कैमरे पे रहेंगे, बाकी का तो ट्रांजिट ऊपर से ही घूम के चला जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस बात पर कि आखिर विवाह में देरी क्यों होती है और नवमांश कुंडली में उसको किस प्रकार से हम देखें। आप सभी जानते हो सप्तम भाव में पाप ग्रह जब बैठते हैं या सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी जब उत्तम स्थितियों में नहीं बैठता है तो विवाह में देरी होती है। पर ये तो एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। कभी कभी ये कंसेप्ट फेल होता हुआ दिखाई देता है कि जिन लोगों की कुंडली में पाप ग्रह होता है उनकी भी शादी जल्दी हो जाती है। तो हमारा विश्वास सा उठने लगता है ये चक्कर क्या है। और जिन लोगों की कुंडली में पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ है उनकी भी बेचारों की 30 साल 32 साल तक की उम्र में शादी भी नहीं हो रही है। इसका मतलब है हमें और भी ज्यादा सर्च में जाना होगा। तो हमने स्टेप बना लेने हैं कि भाई मामला कहाँ गड़बड़ है। पहला स्टेप है दिमाग में खराबी। अब दिमाग की खराबी किसे कहते हैं? दिमाग की खराबी कहते हैं अपने आप को अफलातून समझना कि साहब मेरे लिए तो बस पूछो मत, जो स्वर्ग लोक में 72 हूरें बैठी हुई है ना उनमें से कोई एक आएगी। तो अपने यहाँ तो अप्सरा बोलते हैं, हूरें तो दूसरी जगह बोलते हैं, हमने यहाँ अप्सरा। कोई अप्सरा जो आएंगी ना उनमें से एक आएगी। अप्सरा कितनी है किसी को पता है? हमारे स्वर्ग लोक में ज्यादा अप्सराएं हैं, ये बता दूं, घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं टेंशन में मत रहना। तो अप्सरा आएगी, ये है दिमाग की गलतफहमी। सेकंड है भाई मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, या मैं बहुत खूबसूरत हूं, या मैं बहुत पैसे वाला हूं। ये तमाम तरह की चीजें, ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। इसे बोलता हूं मैं दिमाग की खराबी। दूसरा चीज, भगवान पर विश्वास नहीं रखना कि भाई मैं ही ढूंढ के लेकर के आऊंगा। मैं ना माँ बाप पे विश्वास करूंगा, ना मैं किसी और पे विश्वास करूंगा। मैं तो अपने आप पर ही विश्वास करता हूं और जो मैं लेके आऊंगा द बेस्ट लेकर के आऊंगा। ये दिमाग की खराबी नंबर 2 है। नंबर 3, गलत ग्रहों का उपस्थित होना। अब नंबर 3 पे ग्रह हैं, देख लीजिएगा, नंबर 3 पे हैं बेचारे जिन्हें हम सबसे ज्यादा खराब बता रहे होते हैं। तो जिनके पहले 2 स्टेप हैं
उनको आपने समझ लेना है। लगन का स्वामी या लगन पर जब पाप ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो दिमाग पर गड़बड़ियां आ जाती हैं। पहले भाव में जब इस तरह के पापक ग्रह बैठते हैं कई बार, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पर विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि भाई मैं तो पता नहीं क्या से क्या हूं, इसलिए विवाह में खुद विलंब करता रहता है और अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर लेता है, जिसके कारण विवाह लेट हो जाता है। माँ बाप बेचारे विवाह के रिश्ते के लिए चक्कर लगा लगा के थक जाते, बेटा ये देख ले ये देख ले, बेटा सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। उसको लगता है माँ बाप मूर्ख है, उनकी सोच गई बीती है, पिछड़ी हुई सोच है, तो अपने हिसाब से ढूंढ रहे, इट्स ए बिलोंग। दूसरा है भगवान पर भी विश्वास नहीं करना। तो उन लोगों को एक बात आप हमेशा समझाएं, हम जिस प्रकार से अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, जिस प्रकार हम अपने भाई बहन नहीं चुन सकते, इस प्रकार से हम अपना जीवन साथी भी नहीं चुन सकते। सिर्फ ये चुनने का नाटक हमारे द्वारा करवाया जाता है, भगवान कराते हैं। तीसरा है ग्रहों की स्थिति, जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट हाउस में 7th हाउस पर या सप्तमेश पर पाप ग्रहों का दुष्प्रभाव इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करता है। चौथा फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कारक ग्रह, और हमें कारक ग्रह को, मेरा तो मानना है, सबसे पहले देखना चाहिए। कारक ग्रह जितना दमदार होगा उतना ही जल्दी विवाह होने के चांस होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। पर कारक को देखते समय ध्यान रखें, इसे D1 और D9 दोनों में देखना चाहिए, केवल एक में नहीं देखना। अगर आप पाते हैं कि कारक, और फाइनल रिजल्ट किसका मानना है? D9 की बात माननी है। सुननी किसकी है? D9 की। सारे बोलो, देखना D1 को है पर मानना D9 को है। D9 जो फाइनल रिजल्ट दे उसको लास्ट रिजल्ट मानना है कि हाँ भाई D9 कह रहा है ये बात ऐसे नहीं ऐसे, तो हम मान लेंगे ऐसे ही। अब इसको कैसे देखना है? जैसे मान लीजिए एक लड़के की कुंडली देख रहे हैं और लड़के की कुंडली में आपने देखा सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा, तो उसको 1 मिनट के लिए भूल जाए, सीधे कारक के ऊपर आ जाए। शुभ बैठे या अशुभ बैठे, सीधे कारक पे आ जाओ। मैं तो ये टेक्निक अपनाता हूँ, मेरी टेक्निक से चलना है तो सिंपल बात ये है, उसको देखना क्या क्या है कि वो लगन कुंडली में कहाँ बैठा है, किसी पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठा। पाप ग्रह के साथ बैठते ही उसको आगे खिसका दो। कितना आगे? शुक्र ग्रह 25वें वर्ष में जागता है, तो 25 वर्ष लिख लो। अब मान लीजिए शुक्र ग्रह ठीक बैठा है, बलाबल बैठा है, कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा है, तो नेट 25वें वर्ष में विवाह करा देगा। अब सेकंड स्टेज, शुक्र पर कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा, पर शुक्र स्वग्रही है, उच्च का है या केंद्र में बैठा है, तो 25 साल से पहले विवाह करा देगा, यानी 21 से 22 साल। 3 साल कम कर दो, 3 साल कम कर दो, क्योंकि स्वग्रही आया है या उच्च का आया है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बड़ा है, कोई शुभ ग्रह देख रहा है, या तो शुभ ग्रह देख ले, बृहस्पति शुभ ग्रह देख ले, है ना। तो इस तरह से आपने देखना है कारक को, तो आपने 21 से 22 बोल देना चाहिए, छोड़ा हो, अन्यथा 25 में मामला फिट। अब आगे बढ़ो। अब वो कहता है नहीं जी मंगल देख रहा है या मंगल बैठा, मंगल कौन सा पाप ग्रह की श्रेणी में आ गया, 3 साल आगे बढ़ा दो सीधा, तो हो गए 28 साल। अब आपने देखा
भाई मंगल तो देख रहा है, शनि भी देख रहा है, तो एक पाप ग्रह और शामिल हो गया, फिर 3 साल जोड़ दो, 31 साल हो गए। अब आपने देखा यार ये तो है ही है पंगा, इस 2 ग्रह का, तो ये तो राहु भी आ गया बीच में, और 3 साल जोड़ दो, 33-34 साल हो गए। अब 33-34 साल की एज में आपने अंदाजा लगाना है, अब इस बीच में क्या ऐसी शुभ ग्रहों की दशा आ रही है जो शादी को प्रमोट करती हो। शादी को सबसे ज्यादा प्रमोट कौन कौन से ग्रह करते हैं? वो है राहु, चंद्रमा, शुक्र, ये शादी को प्रमोट करते हैं। राहु, चंद्रमा और शुक्र, ये हाई इंटेंसिटी के प्लेनेट है शादी को, ये कहेंगे कराओ शादी कराओ शादी। अब 2 ग्रह ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शादी हो और वो हल्ला नहीं मचाते। जैसे कई बार माँ बाप पूछते हैं ना बच्चे से, हाँ भाई तेरी शादी कर दे, कहता क्यों, मुंह सा बनाएगा, फिर कहेगा अच्छा आपकी मर्जी, मुंह भी बनाएगा हाँ आपकी मर्जी, देख लो आई एम नॉट इंटरेस्ट बट आपकी मर्जी, और चुपचाप, मतलब मना नहीं करेगा। तो मतलब वो चाहता है शादी पर हल्ला नहीं मचाएगा। और ये हल्ला मचाने वाले पहले 3 हैं, चंद्रमा, शुक्र और राहु। कहेंगे शादी पड़ोस में हो रही है, छोरा सीधा कहेगा मेरी कब करवाओगे, तो इसे कहते हैं हल्ला मचाना, कि छोरे ने नाक में दम कर दिया शादी कराओ भाई, ये रोज बात कर रहा है, तो इसे कहते हैं हल्ला मचाने वाले ग्रह। तो गुरु और केतु ग्रह, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हल्ला नहीं मचाते पर चाहते हैं शादी हो जाए। फिर आता है बुध का नंबर, वो कहता है हो जाए तो बढ़िया, ना हो जाए तो मेरी बला से और भी बढ़िया, जिसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब हो रही है तो वो रुकावट में नहीं, और रुक रही है तो वो कुछ बनावट में नहीं, सिंपल सी बात। शनि कहता है करनी ही नहीं, टोटल ब्रेक, काहे को करनी ही नहीं है, मामला गड़बड़ा गया। ये मैं सिर्फ आपको उनकी साइकोलॉजी बता रहा हूं ग्रहों की, ये फाइनल चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। सूर्य कर लेंगे, कौन सा उम्र बीती जा रही है, जब मन करा कर लेंगे, राहों में चलते चलते ना जाने किससे मुलाकात हो जाए, और जब मन आया जब कर लेंगे। कब कर लेंगे कोई जोड़ते नहीं, पता ही नहीं। यह है सूर्य की स्थिति। सूर्य अपनी पसंद नापसंद को सर्वोपरि रखता है। सूर्य राजा है ना, अब राजा को तो पता चला कि जो है जंगल की राजकुमारी पसंद आ गई। जंगल की राजकुमारी किसे कहते हैं, वहां के जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं, वहां उनकी लड़की पसंद आ गई, बोला भाई चलो मैं शादी करना चाहता हूँ, तो चलो भाई हो गई शादी, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। ये एक साइकोलॉजी है प्लैनेट्स की। अब कब माने कि किस दशा में सबसे अच्छी उत्तम शादी हो सकती है, संभावना, तो उसके लिए उपपद लगन की टेक्निक का इस्तेमाल करें। उपपद लगन ये लगभग ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को आरूढ़ लगन निकालना सिखाया था, जो 12वां भाव है। अच्छा उपपद लगन निकालना आता है ना आप सभी को? नहीं आता? अरे आरूढ़ लगन, जैसे आरूढ़ लगन निकालना सिखाया था, ये 12वें भाव का, यूं समझो 12वें भाव का आरूढ़ लगन निकालना है। नहीं आता सर। 12वें भाव का स्वामी, ये देखिए 12वें भाव का स्वामी अपने भाव से कहाँ बैठा है। चलो अपने अपने जिन महिलाओं को पुरुषों को नहीं समझ में आया करें, अपनी अपनी कुंडलियां निकालें, अपनी अपनी नहीं, मतलब बच्चों की मतलब ये नहीं, कोई बुरा मत मानिएगा, मुंह से निकल जाता है। जगदीश जी तो अपनी ही लगा के बैठे हैं, ठीक है ठीक है। गुरुजी मेरे पास तो है ही नहीं मेरी। हाँ ये मैं पहले क्लियर कर दूं, जगदीश जी के पास अपनी खुद की कुंडली नहीं है, ठीक है। तो जहां पे आपका 12वां भाव है, 12वें भाव का स्वामी
ये देखिए कहाँ पर बैठा है, अपने से कितने भाव आगे बैठा है। चौथे में 12 11 2 3 तो 12वें भाव से गिनना है कि कितने भाव आगे गया, देख लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है। अब जितने भाव आगे वो गया है, जहां आपके 12वें भाव का मालिक बैठा है, उतने ही भाव आगे गिन लो। मतलब प्रताप जी संभालना एक बार। जैसे आपका चौथे में बैठा है ना, तो 12वें भाव से वो 5 स्थान आगे गया। हाँ जी, अब चौथे से फिर 5 और 5 गिन गिन लो। लीजिए। हाँ, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। 8वें भाव में पहुंच गया। अब 8वें भाव को लगन बना लो। ये आपका उपपद लगन तैयार हो गया। अब उपपद लगन का जो लॉर्ड है, वो जो भी बना, गुरुजी मेरे पास जो कुंडली में उसमें देख रहा था कि छठे भाव में गया, तो छठे से फिर आगे 7 गिनूं तो 12वां भाव ही आ गया। नहीं, छठे से 7 कैसे गिन लेंगे जगदीश जी? गुरु 12वें में गुरु के पास जो कुंडली है 9 नंबर है, नहीं गुरु नहीं, रहता गुरु है। गारु को नहीं गिनो, सबसे पहले 12वें भाव को गिनो। 12वां भाव का स्वामी कौन है? कौन सा लगन कौन सा है जगदीश जी? गुरु। गुरु नहीं, लगन कौन सा है? मेरे पास मकर है, उसका मकर लगन है। मकर लगन है ना, तो धनु राशि का स्वामी माँ गुरु कहाँ जी पर बैठा है? जी, कहाँ पर बैठा है जगदीश 6th जी? भाव में, 6th भाव में छठे बैठा भाव है। में सर। हाँ, यानी कि मिथुन राशि में बैठा है। जी, हाँ ठीक है। तो प्रताप जी बताओ फिर क्या करना पड़ेगा? सर वहां से जब हम 7 गिनेंगे जगदीश सर, तो फिर पहले- 12 भाव पहुंच जाएंगे। लेकिन जी 12वां भाव को हम पहला भाव मान रहे हैं, तो पहला भाव और 7वां भाव कभी भी आरूढ़ लगन नहीं बनता है। नहीं बनते। जब 12 में पहुंच गए, फिर वहां से हम 10 गिनेंगे। ठीक है, तो 10th हाउस आ गया। 10th हाउस आ गया। 10th हाउस नहीं आएगा, 9th हाउस आएगा। हाँ 12 में से, सॉरी 12 में से 10 भाव गिनेंगे, 9th हाउस आएगा। आज थकान हो गई। एक तो उर्मी जी की क्लास ली, उसको फाइनल करा, उसका भी एंड किया आज। तो जो लगन का लॉर्ड है, उपपद लगन का लॉर्ड, आपने ये देखना है वो कहाँ पर जाकर के बैठा है। कहीं वो गड़बड़ तो नहीं बैठा। वो उसकी दशा बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। उसकी दशा में विवाह होने के चांस बहुत ज्यादा है। और रोकेगी कौन? जो सप्तम भाव में ग्रह है। जो सप्तम भाव में ग्रह जो भी आएगा उपपद लगन के सप्तम भाव में, वही विवाह में विघ्न डालेगा या वो परेशानी में डालेगा। अब उपपद लगन में कारक की स्थिति को देख लो, तो भी उससे अंदाजा लग जाएगा आपको। वरना उपपद लगन के लगन में बैठने वाले ग्रह, लग्नेश की दशा और लगन पर शुभ प्रभाव डालने वालों की दशा विवाह के लिए उत्तम मानी जाती है। अब जगदीश जी आसानी से उपाय बता देता हूँ आपको। चाहे उपपद लगन में गड़बड़ मिले, चाहे नवमांश में गड़बड़ मिले, चाहे D1 में गड़बड़ मिले, आप जो है ना एकदम बड़े बुजुर्ग की तरह किसी को भी उपाय बता देना टूटका, और विवाह हो जाएगा उसका। ठीक है? और किसी और को बताना मत। सुन रहे हो जगदीश जी? किसी और को बताना मत, ये आप ही को बता रहा हूँ। ठीक है? हाँ, आपने क्या करना है, सप्तम भाव का स्वामी D1 का, सप्तम भाव का स्वामी देख लेना है कि सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तमेश कौन सा ग्रह है। अब 7 बार होते हैं, 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन, और हर दिन का एक ना एक ग्रह के साथ संबंध है। मान लीजिए तुला लगन की कुंडली है,
तो सप्तमेश कौन हो गया? मंगल। तो उस लड़का या लड़की को कहें कि मंगलवार का व्रत करें, और मंगल का रंग है लाल, तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है, और पंचमुखी रुद्राक्ष को लाल रंग के डोरे में बांधकर उसे कह दे गले में पहन ले, और मंगलवार के मंगलवार व्रत करे जा। वैसे बताना 1 साल तक है, पर 3 महीने से 6 महीने के बीच में विवाह हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। दूसरा, कोई भी लगन है, कोई समझ में आया नहीं आया, कोई भी लगन का सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है, जिसके नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लो भी। किसी को जो बैठा है सप्तमेश उससे ना समझ में आया है, जो बैठा है उससे रिलेटेड कुछ नहीं है, जो उसका कारक है वो है मेन, उसका बताइए। कारक नहीं, सप्तम भाव का स्वामी ओके, सप्तम भाव का स्वामी, ठीक है। ग्रह। स्वामी जो है उसी हिसाब से धागे का रंग बदल जाएगा। सबके हिसाब से बस धागे का रंग बदल जाएगा। अगर बृहस्पति है तो पीला रंग हो जाएगा, शनि है तो काला रंग हो जाएगा, बुध ठीक है है तो हरा रंग हो जाएगा, शुक्र है तो अपना सफेद रंग हो जाएगा, चंद्रमा है तो सफेद रंग हो जाएगा। बाकी विवाह संबंधों में पितृदोष भी काफी प्रभावशाली होता है। अगर पितृदोष भी कुंडली में बन रहा है और विवाह नहीं हो रहा है, और अक्सर ये उन्हीं कुंडलियों में होता है जो बच्चे काफी सुंदर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, परिवार संपन्न होगा, उसके बावजूद विवाह नहीं संपन्न हो रहा होता, तो जरूर देखिएगा कि कहीं पितृदोष तो नहीं है कुंडली में, क्योंकि ये पितृदोष का लक्षण है। अगर पितृदोष मिलता है तो उन्हें पितृदोष की मुक्ति हेतु उपाय सुझाएं। बाकी मेरा YouTube के ऊपर एक वीडियो है, एक गोला खोपरा लेकर के और 2-3 मुट्ठी गेहूं प्रत्येक सोमवार अगर लड़की कोई करती है, उसको शिवलिंग के ऊपर रख के आरती है प्रत्येक सोमवार की सोमवार। बस शर्त यह है कि बाल खुले होने चाहिए, और पर शुद्ध अवस्था में प्रत्येक सोमवार को। तो उस YouTube को पर जाकर के देखते हैं बेस्ट रेमेडी फॉर अर्ली मैरिज, और उस पे पहचानिए लिख रखा है 100% रिजल्ट। ये 2-3 साल पुराना मेरा YouTube का वीडियो है, और उस पे 80-82 हजार व्यूवर्स है। तो आप उसको पूरा ढंग से सुनिएगा तो आपको मालूम लगेगा। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो बहुत ही सक्षम उपाय हैं, और वैसे तो उपाय दुनिया भर के हैं, उपायों का क्या, जिसको जो सबसे ज्यादा सुटेबल लगे वो बताएं। तो उपायों का कोई वो नहीं है। सीमा जी कुछ बोल रही हैं आप? अच्छा, ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न है? अदरवाइज हम चले जी। सर एक गुरुजी इसी में आगे मतलब मैरिज टूटने को हो रही है, उसको कैसे बचाया जाए? मैंने बताया ना, अग्नि की पूजा। अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद आ गए हैं बहुत ज्यादा, तो जी। बार बार उन्हें कहिए कि अग्नि की पूजा, मुख्य रूप से छोटा सा एक हवन कुंड ले लीजिए, और उसमें थोड़ा हवन सामग्री डालिए, थोड़ा सा उसमें कपूर डालें और वो प्रज्वलित करें, और उसमें थोड़ी से गूगल लोबान जलाएं, और चाहे सूर्य मंत्र का जाप करें चाहे गायत्री मंत्र का जाप करें, मनोकामना के साथ कि ये विवाह ना संबंध ना टूटे। तो ऐसे करने से भी विवाह संबंध नहीं टूटता। तो इसमें अगर एक पक्ष ना माने तो दूसरा पक्ष भी अकेला कर सकता है सर? अगर देखिए, हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता है। मतलब एक पक्ष तो सर, एक बिल्कुल प्रश्न। बेंट अपॉन है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, बिल्कुल नहीं माननी, हाँ, और वो लड़का है दूसरा लड़की पक्ष- जी जो नहीं मान रहा, लड़का है लड़की, लड़का है सर। तो उसका जो प्रथम उपाय है वो हरियाणा में जो प्रयोग किया जाता है, और बापू उस प्रयोग को खुद अपने हाथों से करता है। जूता निकालें 8 इंच का और खोपड़ी पे बरसाएं लगातार, जब तक वो यस ना कहे, और घुसने ना दें और प्रॉपर्टी से बेदखल करें।
सर अगर माँ उसके साथ हो तो बुढ़ापे में माँ की कोई ऐसी टेंशन मत पालो, कुछ नहीं होने वाला। उसने कहाँ जाना है? सर शिव जी पे क्या चढ़ाना था? तो जगदीश जी कुछ टेंशन मत लो, उन्हें बता दो बेधड़क होकर के। सर यही तो बहुत बड़ी टेंशन है ना, तो माँ भी बेटे के साथ है। तो मैं बता तो रहा हूँ, माँ की टेंशन मत क्यों पाओ। छोरा सर नहीं एक मान प्रश्न रहा, था। अक्सर माएँ तो छोरे के साथ रहती हैं। बिल्कुल बात की टेंशन ना पालो, उन्हें तो लगता है लड़का बिल्कुल ठीक है। ये बहू जो आई है ना, ये ठीक नहीं आई है। बिल्कुल उसको यही लग रहा है कि बहु गड़बड़ है। हाँ, तो वो हर सास का पंगा है। देखो ये एक सास का नहीं है, ये जो है ना पूरे विश्व की समस्या है जगदीश जी, ये कोई एक सास की समस्या नहीं है। तो इसको तो सुधारना बड़ा मुश्किल है ना। तो अगर फिर भी अगर उसकी लड़की को, उसकी वाइफ को एक उपाय करना चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। यानी कि लड़का नहीं मान रहा हो तो जी उस लड़की को क्या करना चाहिए, एक तांबे का लोटा लेना चाहिए जी और उसमें जल डालना चाहिए और एक रुद्राक्ष ठीक है। और दुर्वा, एक चांदी का सिक्का, तांबे का लोटा, एक दुर्वा, लोटा चाहे तांबे का ले ले, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सिक्का। स्टील का ले ले, सिक्का चांदी का, एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कौन सा सर? रुद्राक्ष कौन सा? एक कौन से मुख्य? 7 हल्दी की रुद्राक्ष साबुत गांठें, जो 7 साबुत की हल्दी की गांठें, 7 हल्दी की गांठें, हाँ साबुत, वो लोटे में रख लें और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, महाराज जी मैं दोबारा बता रहा हूँ, पूर्व की तरफ। हाँ मैं दोबारा सभी के लिए बता रहा हूँ। एक लोटा लें, लोटा चाहे तांबे का लें चाहे स्टील का लें, वो आपकी मर्जी है, घर में जो भी अवेलेबल हो। उसमें जल भरें और थोड़ा सा गंगा जल अवेलेबल हो तो जरूर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें। उसमें दुर्वा, दुर्वा मैंने जो अपने घास लगती है सभी लोग जानते हैं और आप लोगों को तो जरूर मालूम होना चाहिए। 7 साबुत हल्दी की गांठें, एक रुद्राक्ष और एक चांदी का सिक्का, ये जल लेकर के पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खुले बाल करने हैं। उस महिला ने खुले बाल रखने हैं और भगवान सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करना है। अब छत पर जाकर के यहाँ जाए कहीं से भी सूर्य के दर्शन हो रहे हो, सूर्य पर वो जल अर्पित करना है। पहले सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम ह्राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जाप करना है और कम से कम आधा घंटा ये जाप करना है। और जब यह साधना आरंभ करें तो ऐसा संकल्प लें कि जो मेरा हस्बैंड है, मेरा जो पति है, वो मेरे पास वापस लौट करके आ जाए। ऐसा संकल्प करके साधना करनी है। और जब सूर्य को जल अर्पित करना है और सूर्य को जल अर्पित करते समय सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करनी है, सेम प्रार्थना दोहरानी है कि जो मेरा हस्बैंड वापस लौट आए और हमें एक अच्छे सुखद दाम्पत्य जीवन का आप आशीर्वाद प्राप्त करें, आशीर्वाद दें, प्रदान करें। और महिलाएं ये ध्यान रखें, ये अक्सर इतने गुस्से में होती है ना, ये कुछ उटपटांग बोल जाती हैं। हे सूर्य देवता, उस चुड़ैल, उस डायन से पीछा छुड़ाएं, डाकनी शाकनी से पीछा छुड़ाएं जिसके संपर्क में पड़ा हुआ है, उस भूतनी से पीछा छुड़ाएं जो उसके सर पे बंडरा रही है। तो कृपया ऐसी बातें ना बोलें। सिंपल कहें कि मेरा पति हमारे पास लौट आए। तो उस महिला को ये उपाय करते रहना चाहिए, पर अवस्था शुद्ध होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बस ये उपाय अति उत्तम उपाय है मेरी निगाह में। बाकी मैंने जैसे कहा
बहुत तरह की साधनाएं उपासनाएं हमारे शास्त्रों में निहित है, पर मैंने पाया है, मैंने कई जगह इसका प्रयोग भी करवाया है और ये उत्तम मिले, बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले, प्राप्त हुए। गुरुजी ये कितने दिन चलेगी? कंटिन्यूअस, मिनिमम 6th मंथ मिनिमम। गुरुजी अगर ये मायके में है लड़की और लड़का, तो उसी टाइम में करने से भी और हस्बैंड बुलाएंगे उनको? कौन बोल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया, ये आवाज कट गई। गुरुजी प्रणाम, मैं ये कह रहा था कि हाँ। एक केस है ऐसा मेरे एक जान पहचान में, वो उनका वाइफ जो है ना वो मायके में है और हस्बैंड उनको बुला नहीं रहे हैं, तो उनका इस केस में भी ये काम सेम 101%, और उन्हें जरूर कहें कि बृहस्पतिवार के उपवास भी साथ में रखें, और वो जो अग्नि है जो मैंने बताया अग्नि पूजा वो जरूर करें। जी गुरुजी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, अगर माता पिता उसको सुन रहे हैं तो जरूर हमेशा लड़की की कुंडली में ये जरूर देखें, कई बार पाप ग्रहों का असर जो लगन पर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे वो बहुत जिद्दी हो जाती हैं, बहुत लड़ती हैं, बहुत झगड़ती हैं, तो उनके पेरेंट्स को समझाएं कि थोड़ा उनको कूल डाउन करने के लिए उनकी काउंसलिंग की जाए। ये बहुत जरूरी है, उपायों के साथ साथ काउंसलिंग मस्ट, जी गुरुजी, क्योंकि आजकल सिंगल संतानें हैं। अब किसी की सिंगल बेटी है तो भाई उन्होंने सब कुछ बेटी को ही करना है, तो वो बेचारे चाह कर के भी सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है, निष्पक्ष रह करके लड़के और लड़की की मदद करनी चाहिए, लड़के की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, लड़की की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो ऐसे में काउंसलिंग भी बहुत मददगार होती है। गुरु गुरुजी कोई सास की काउंसलिंग का भी है, वो भी है उल्टी चल रही? सास की काउंसलिंग का बिल्कुल है, ये ससुर को करनी चाहिए, और ससुर को पहले बाजार से एक बहुत अच्छी लाठी किस्म की डंडी लेके आनी चाहिए, और डंडी ऐसी बटनदार होनी चाहिए जो लंबी भी हो सके छोटी भी हो सके। थोड़ा इस उपाय को करते समय एक्सपर्ट एडवाइजर की सलाह लें और मुझसे अकेले में संपर्क स्थापित करें, तो बिना किसी सानिध्य के ऐसे एडवेंचर करना रिस्क भी हो सकते हैं, तो इसे केवल टेक्नीशियन की सलाह के अनुसार और टेक्नीशियन के सानिध्य में कृपया करके इस चीज को अपनाया जाए, अन्यथा ठीक नहीं है। ऐसा है जगदीश जी, अब वो इस उम्र में पहुंच चुकी है, उसकी तो भगवान ही काउंसलिंग करेगा, कोई नहीं कर सकता, ये समझ लो। सर सचिन बोल रहा हूँ। हाँ सचिन, यानी ये उसको जो आपने अभी कुछ उपाय लोटे सद्बुद्धि के दे, में मैं बताया है ना, कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा, डॉक्टर भाग जाएगा, उसके 2 थपेड़े मारेगी, वो कुछ नहीं, वो ताई ताई करता भाग जाएगा, कुछ नहीं होना जाना, वो कहेगा ताऊ अपनी ताई को तू ही संभाल, ये मेरे बस की बात को नहीं। ये एक्चुअली में बुरा मत मानना, जगदीश जी और हम दोनों हरियाणा के हैं, तो ये हमारे हरियाणा की कल्चर है। वैसे तो हमारे यहाँ पे कल्चर के नाम पर केवल एग्रीकल्चर है, बिल्कुल सर, बाकी तो कल्चर तो नाम की है हमारे। खत्म हो गया। और हाँ सचिन बताइए। एग्रीकल्चरिस्ट भी वो दिल्ली सर में ये बैठे हैं। लोटे का जो उपाय बताया है ये डेली करना है हाँ या केवल डेली, संडे? नहीं डेली करें, डेली। अच्छा, और जो हमने जल लोटे में रखा है, मतलब ये दुर्वा, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठें ये सब सब पानी रख में लेना है, वापिस रख लेना है, ये डालनी नहीं है, फिर हाँ अगले ये दिन वापस उसी में और पानी डालना है ना। हाँ, ठीक। डालना नहीं है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। और जब सर फाइनली कंप्लीट हो जाए ये, हाँ तो तो फिर छोड़ इसको सकते हैं, कैसे छोड़ चला सकते देना चाहिए इन चीजों को? छोड़ सकते हैं, परंतु 5-7 दिन टेस्ट करना चाहिए आदमी को, कहीं बीच में ना भाग जाए। अगर वो देखे कि अब बिल्कुल स्थायित्व मोड में आ गया तो फिर छोड़ देना, कोई बात नहीं, फिर उपाय छोड़ सकते हैं। ठीक ठीक। और ये सामान जो बचा है इसको सला दें कहीं या? नहीं रखे हमने, चांदी का सिक्का घर में रखे, रुद्राक्ष घर में रखे, बाकी कोई बात नहीं, बाकी चीज सलाह देनी चाहिए। ठीक ठीक। मैं देखो नुकसान किसी का नहीं करूंगा आप लोगों का।
नहीं, ये तो गुरुजी आपने बहुत ही मेरे ऊपर उपकार ही करोगे आप। आज का लेक्चर तो बिल्कुल मेरे नाम रहा जी। कि मेरा घर सुधर जाए। चिंता मत करो जगदीश जी, मैं तो अपनी वाइफ को भी समझाता रहता हूँ कि अगर मैं बूढ़ा बनूंगा तो मैं इस टाइप का बनूंगा। तो बेचारी अभी से ही डरी हुई है कि ये बुढ़ापे में क्या होगा। तो कहती है बुढ़ापे में क्या होगा, अभी तो तुम ठीक ठाक हो। मैंने कहा ये तो बुढ़ापे में ही पता चलेगा। तो अभी से ही सेवा नहीं, बहुत आगे कर तो रही है गुरुजी आजकल। और भी ठीक हो गए। हाँ, वो अभी से ही सेवा बहुत करने लगी पड़ी है। सर वैसे ऐसे डरावे मैं अपने बच्चों को भी देता रहता हूँ, पर अब उनको सबको पता चल गया ये सिर्फ डरा रहा है, इतने सालों से कर कुछ नहीं रहा। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस बात का भी असर पड़ना बंद हो गया अब तो। हाँ, नहीं, इनको मतलब ऐसे मत समझना कि मैं डरा ही रहा हूँ, लेकिन कभी न कभी रियलिटी में भी आ सकता हूँ। हाँ नहीं, मैं बताता रहता हूँ इनको, पर सारे मान के चलने लग रहे हैं अब तो। ये इसमें कुछ नहीं करना करना। ठीक हाँ ठीक। प्रताप जी, सॉरी, हमारा ऐसे ही आज जी थोड़ी सर, थकावट हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा हल्के फुल्के मिजाज में चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, सॉरी। हाँ बताइए प्रताप जी। सर ये डिले और डिनायल, कभी कभी डिनायल भी होता है। बहुत तो अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सूर्य और शनि के बीच के अंशों को चेक करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं तो आंख बंद करके समझ लेना ये डिले तो 100% है। उनकी कल्चर के अनुसार डिले है। उनकी कल्चर का मतलब जैसे हमारे हरियाणा में 24-25 साल की उम्र में लड़के को कह देते हैं भाई ठीक है अब इसकी शादी हर हालत में हो जानी चाहिए। 26 का हो गया तो भाई पता नहीं हमारा छोरा ब्याह नहीं जा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। आस पड़ोस के पड़ोसी बड़े बदमाश हैं, ये शादी नहीं होने दे रहे। जैसे 28 का होता है तो फिर कहते हैं हमारे रिश्तेदार भी बदमाश हैं, ये शादी नहीं होने दे रहे। हमारे हरियाणा में अपने ऊपर कोई नहीं कुछ लिखता, पहले अड़ोसी पड़ोसियों पे डालते हैं, फिर रिश्तेदारों पर डालते हैं, फिर डालते हैं कि जमाना बड़ा खराब है, ब्याह नहीं हो रहा है। हमारे बढ़िया लौंडे को भी कोई नहीं कर रहा कुछ भी। तो ये समझ लीजिए, लौंडा तो खैर यूपी में बोलते हैं, हमारे यहाँ पे छोरा बोलते हैं। तो सचिन के वहां पे लौंडा बोलते हैं। तो सर कहने एक का बात मतलब बोलनी है, है जब सर। सूर्य और शनि सर के जब अंश जितने ज्यादा नजदीक होते जाएंगे, यानी सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों और जितने वो डिग्री वाइज क्लोज आते चले जाएंगे, उतना ही डिले डिनायल के अंदर चला जाएगा। तो मैं समझा रहा था जैसे हरियाणा में जल्दी होता है, तो सूर्य शनि अगर लड़के का साथ बैठा हो तो हो सकता है वो 30 में जाए, 32 में जाए, 34 साल में जाए शादी के लिए। तो अपनी कल्चर के अनुसार, अब मान लीजिए किसी कल्चर में है ही 28 साल के ब्याह की बात हो रही है, तो वहां पर वो 32, 34, 36 भी चला जा सकता है। अगर ये केवल 2 डिग्री का डिफरेंस रह जाए तो ये डिनायल मोड पे भी चला जाता है। पहली चीज तो ये है बुरी बुरी। सर एक बात पूछनी है सर। प्रसाद बोल रहा हूँ। मेरा फ्रेंड है जो हरियाणा का ही है। उसका सूर्य शनि मकर लग्न है, सूर्य शनि 12वें भाव में, और उसकी शादी एग्जैक्टली 26 साल में हो चुकी है। और जी मकर लग्न है। तो वो कैसे सर, बिकॉज और शनि अस्त भी है सूर्य के साथ, तो नजदीक ही होगा। तो नहीं 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 अस्त है। नहीं, जरूरी नहीं आज होने पे जो है कितना नजदीक है, पहले इसको बड़े अच्छे से जांच लें। सेकंड चीज आपने देखनी है कि शुक्र की हालात क्या है। मैंने जैसे कि पहले कहा, मैं सप्तम भाव को भी इतना प्रेफर नहीं करता जितना मैं पहले कारक को देखता हूँ। अगर कारक बलवान है तो वो शायद मैरिज की डेट को बहुत नजदीक लेके आ जाता है। तो कारक निश्चित रूप से 11वें भाव, है। 11वें भाव में कारक। हाँ तो 11वें शुक्र। भाव में आ गए ना, उसको चेक कीजिए कि 11वें भाव में अगर हम देखें मकर लगन में तो वो वृश्चिक राशि में है, हाँ और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, और शुक्र भी जल तत्व का है। और जल का विवाह से बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जल तत्व इमोशंस का है। इमोशनल आदमी बहुत जल्दी विवाह करना चाहता है, ये ध्यान रखिए। इमोशनल व्यक्ति बहुत जल्दी विवाह करना चाहता है। इसलिए कर्क लगन, तुला लगन,
मेष लगन, मकर लगन, ये बहुत जल्दी विवाह करना चाहते हैं। अब इस शुक्र को नवमांशा में भी देखिए, अगर वो नवमांशा में भी प्रसाद जी अगर उसके हालात अच्छे हैं तो 26 में हो सकती है, पर शुक्र और शनि का डिफरेंस भी जरूर चेक कीजिए कि कितना डिग्री के ऊपर अंतर आ रहा है। शुक्र रवि शनि का ना, है जी, रवि शनि का, रवि, हाँ रवि 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 और शनि शनि, का डिफरेंस, सन एंड सैटर्न, सन एंड सैटर्न ना। हाँ सन एंड सैटर्न। हाँ सन एंड सैटर्न, तो शुक्र के हालात को देखने पर पता चल जाएगा। फिर भी सूर्य और शनि का एक साथ बैठना जो है डिले की तरफ लेकर के जाता है, शुक्र के हालात खराब होना डिले की तरफ लेके जाता है। सर सन शुक्र 21 डिग्री का और सैटर्न 12 डिग्री का है जी, सन 21 डिग्री का और सैटर्न 12 डिग्री का है। हाँ तो 11 डिग्री का डिफरेंस हो गया ना। हाँ 11 डिग्री का, हाँ 11 डिग्री का, तो मैं तो आपको कह रहा हूं जब 2 डिग्री का डिफरेंस, ओनली 2 डिग्री डिफरेंस, तो डिनायल मोड में चला ओनली जाता 2 डिग्री। है। ओनली 2 डिग्री नहीं लेट डिफरेंस, बोले ना आप, लेट भी हो सकता है इसलिए पूछा। नहीं लेट तो बिल्कुल, मैं और वो वही जो कह रहा हूँ। हरियाणा का है, हाँ हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ लेट बिल्कुल हो सकता है, पर हमें कारक को भी देखना है। कारक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। और आप नवमांशा में उसका कारक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली एकदम रिजल्ट मिल जाएगा। उच्च का है, केंद्र में उच्च का है। हाँ देखा ना, उच्च का कारक, इसीलिए उसने सूर्य शनि के दोष को कम कर दिया। आप ऐसी कुंडली दूसरी भी देखेगा जिसका सूर्य शनि साथ बैठा हो और कारक थोड़ा सा भी कमजोर पड़ गया, थोड़ा सा भी, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी अगर कमजोर पड़ गया किसी भी कारण से, तो उसका विवाह बहुत लेट हो जाएगा। ये आप दूसरे का चार्ट में जरूर चेक कीजिएगा। ये तो जैसे प्रसाद जी ने जैसे बोला, मैंने तुरंत कहा शुक्र के हालात देखो, 100% बढ़िया हालात में होगा। तो जैसे प्रसाद जी ने कहा कि नवमांश में उच्च का, और वो भी केंद्र में बैठ गया, तो ये बहुत पावरफुल केंद्र में 10वें हाउस में, ऊपर से वो, और बुध हाँ जैसे मैंने कहा चर लगन, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये मैरिज की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि ये चर हैं। और वृश्चिक राशि जल तत्व, शुक्र जल तत्व, जल तत्व का इमोशन से बहुत बढ़िया नाता है, और जल तत्व का व्यक्ति वैसे ही लव के चक्कर में, मैरिज के चक्कर में सबसे पहले पड़ता है। हाँ उसका सप्तमेश भी 11वें भाव में बैठा है, शुक्र और चंद्र, नीच का चंद्र है पर सप्तमेश भी है, पर शुक्र के साथ है। शुक्र के साथ बैठा है। और प्रसाद जी मैंने क्या कहा था, राहु, चंद्रमा और शुक्र ये हल्ला मचा के शादी करवाते हैं, ये शादी को बहुत जल्दी प्रमोट करते हैं। तो जैसे आपने एग्जांपल लिया कि मींस उसका भी अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और उसकी बीवी भी, आप जो बोल रहे हैं ना अभी एग्जांपल दिए, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, बिकॉज वो भी उसी दौर से जा रहा है और उसकी वाइफ ऐसी ही रो रही है और कोई साथ नहीं दे रहा उसकी वाइफ, वो भी आपके हरियाणा के दोनों जन। पर मुझे वही बात खुशी हुई कि आपने जो एग्जांपल दिया बहुत अच्छा दिया, जो सोल्यूशन बताया, तो उसकी वाइफ को जरूर बताऊंगा। हाँ नहीं जरूर बताइए। देखिए मैं एक चीज बताऊं, टूटते हुए घरों को जोड़ना हमारा कर्म है, ये ऐसा काम जरूर कीजिएगा। जो अगर आपको लगे कि घर टूटने वाला है उनकी जरूर मदद कीजिएगा। अगर आपकी मदद करने से अगर किसी का घर बचता है तो ये बहुत उत्तम बात है, ये बहुत पुण्य का काम है। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, और वो भी छोटी छोटी बेवकूफियों से। देखिए अट्रैक्शन कई बार इधर उधर हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर खराब कर लें। और मेरा ये मानना है ये थोड़े समय की बेवकूफियां होती हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ी मतलब गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और ये हमारे लिए, एक ज्योतिषी के लिए बहुत बड़ा धर्म है कि लड़का हो या लड़की हो उसे सही मार्ग पे लाया जाए, बशर्ते, फिर मैं कहूंगा बशर्ते कि जेन्युइन रीजन ना हो।
अगर कोई जेन्युइन रीजन है, मान लीजिए लड़की ऐसी ही आई, उसने कहा जी लड़का तो एक नंबर का निकम्मा है, एक नंबर का दारूबाज है, कमाता धमाता नहीं है, गाली गफ्तार करता है, तो अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको मत समझाओ, उसको मत कहो हाँ कि नहीं भाई नहीं तू नहीं सर, वो तो वहीं पे पड़ी रहे। हाँ, फिर उसको कहा भाई तू अलग ना हो जा। भाई कई बार क्या होता है, बहुत गलत मैरिज हो जाती है, ये भी बात पक्की है। तो नहीं, फिर वो हाँ उसका नहीं औरत वो का सपोर्ट करो और उसको वहां से मुक्ति दिलाओ, है ना। तो कई सर, बार ये उल्टा भी हो सूर्य की जाता है, पूजा लड़कियां भी कितने बजे गलत करनी होती हैं। चाहिए? सूर्य की पूजा कितने बजे करनी चाहिए, ये जो सुबह आपने अभी सुबह बताई? सूर्योदय के समय सबसे उत्तम मानी जाती है। आप हाँ पर वो 7 बजे, आजकल तो 6:30 बजे भी बहुत सुबह हो जाती है। सवा 5, 5:30 बजे एकदम रोशनी आ जाती है सूर्य की जो है। तो ऐसे में ये 6 बजे सूर्य भी के अगर वो मुराद। करते हैं, 6:30 बजे भी करती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ ओके ओके थैंक से यू। एक एक कुंडली बहुत नोन है मेरा, तो वृश्चिक लगन है और सप्तमेश शुक्र हुए और शुक्र लगन में बैठे हुए हैं, 20-21 साल में शादी हो गई। लगन में आ गए ना शुक्र, हाँ, और सप्तम भाव को भी अपनी दृष्टि दे रहा है, तो सप्तम भाव को भी बलि कर दिया उसने। राइट और वैसे भी अगर वो पद लगन के हिसाब से भी देखोगे जी। तो अपने से दूसरे ही भाव में चला गया वो, हम्म। है ना। तो बहुत ही वो हो गया है, तो बड़ा जल्दी हो जाता है, इसमें कोई वो शक नहीं। सर सचिन बोल रहा हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे शुक्र ग्रह लगन पे बैठा है, तो अगर शुभ ग्रह की दृष्टि कोई किसी भी ग्रह की आ जाएगी, तो जो 25वें साल में विवाह होना था 3 साल पहले घट जाता है। तो आप जरूर पाएंगे कि इसमें कहीं ना कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, नहीं तो नमाज कुंडली में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आपको अवश्य मिलेगी। हाँ सचिन। सर इसमें जुपिटर की दृष्टि तो है नवम भाव से, लेकिन हाँ, जुपिटर रेट्रो है। कोई बात नहीं, वो कोई मानी, वो रेट्रो का अपना गुण है। हाँ, पर दृष्टि देखिए, रेट्रो खुद है ना, पर जैसे एक बदमाश पिता भी जी अपने पिता को गलत दृष्टिकोण से नहीं देखता, इवन अपनी पुत्री को भी नहीं देखता। अपनी लड़की की, अब मान लीजिए कोई डॉन बन गया, वो आप देखेंगे डॉन एक्स्ट्रा केयर कर रहा अपनी बेटी की, वो एक्स्ट्रा केयर कर रहा अपनी बेटी की। इट्स मीन वो है तो बकरी, सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानता, पर वो अपनी बेटी को मानता है, अपने बेटे को मानता है। तो वो ये जुपिटर वक्री होके बेसिक दृष्टिपात कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको रूल बताया भाई, शुक्र के ऊपर, शुक्र केंद्र में बैठा है, शुक्र की दृष्टि है, तो 25 में से 3 घटा लो, तो आपने वो 21-22 साल की उम्र बताई, तो वो बिल्कुल सटीक है। हाँ सचिन। सर जैसे आपने बताया कि सूर्य शनि साथ में होने पर, हाँ तो मतलब या फिर जितना डिफरेंस कम हो, लेकिन अगर अलग अलग दाएं दाएं बाएं के भाव में भी हो लेकिन डिफरेंस बहुत कम हो, 2 या 3 डिग्री का ही हो, तो क्या इसको कंसीडर करेंगे, कैसे करेंगे? अलग अलग घर में जाने से सचिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है, थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। एक भाव में रह करके 2-3 डिग्री का अंतर बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। क्योंकि आप देखिए, सूर्य का भी अपना स्वामित्व है, किसी भाव के लॉर्डशिप है उसके पास भी, शनि के पास भी किसी भाव की लॉर्डशिप है, तो लॉर्डशिप चेंज हो गई ना। अब उसमें क्या था, लॉर्डशिप एक ही भाव में चली गई, जो शनि जिस भाव का स्वामी है वो भी एक भाव में आ गया, तो सूर्य भी उस भाव में आ गया। अब वहां पर केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा बदल गया है, अगर केमिस्ट्री के सेंस में समझे तो थोड़ा चेंज हो गया। अब जैसे आप देखिए, कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत थी, पर ऑक्सीजन तो हमारे चारों तरफ है, पर जिस तरह से एक पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में प्योर चाहिए, क्योंकि उसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं ले सकता अपने हिसाब से, अगर प्रकृति ने है भी तो उसको एक बनी बनाई प्योरिफाइड फॉर्म में चाहिए। तो इस प्रकार से ही ये चीज है, क्योंकि H2O, ये तो पानी में भी ऑक्सीजन है, पर पानी में हम ऑक्सीजन कहां से लें भाई। अब पानी पीते जरूर ऑक्सीजन जाती है हमारे अंदर।
अब जैसे मुझे आज उबासी आ रही है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। अब मैं पानी ले रहा हूं तो ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो उसका प्रभाव कम होगा। तो थोड़ी थोड़ी चीजों से चीजें बदल जाती है, मेरा कहने का मतलब ये है सचिन। सर कि सर मैं कुछ सर जैसे आपने अभी डिनायल का बताया और लेट मैरिज का डिनायल के एक नहीं, कई योग होते हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ आपने एक दो डिस्कस किए सर। सर वैसे अर्ली मैरिज का भी तो आप बताइएगा कभी। अरे बताया था, आप थे कहाँ, लगता लेट आए आप। नहीं सर इतना शायद, हाँ मैं 2 मिनट के तो 5 मिनट ना 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 ना, कोई बात नहीं, इस वीडियो को सुनिएगा। हाँ जी, मैंने हाँ जी। क्लियर कट बताया अर्ली मैरिज के योग, वही बस अभी सर, मैं ठीक है प्रताप जी सर। से डिस्कस कर रहा था, है ना। हाँ तब मेरी डॉटर गिर गई थी तो वो शायद वो मिस हो गया उस समय। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डॉटर को संभालो आप। तब वो रिकॉर्डिंग देख लो सर। श्योर रिकॉर्डिंग सबके पास आएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल क्या पहले ही टॉपिक चूज कर लेते हैं, कोई थोड़ा मुझे आइडिया तो दो, मैं क्लास में आ रहा हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं होता किसी भी टॉपिक का। गुरुजी महादशा और गोचर चलिए ना, थोड़ा दृष्टि दीजिए। हमारा अष्टक वर्ग हो गया क्या? नहीं सर, अष्टक वर्ग नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर। नवमांश अष्टक वर्ग पे अष्टक वर्ग पे काम करते हैं ना, बहुत बढ़िया है। पता है अष्टक वर्ग कितना महत्वपूर्ण है? अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम भी हो जाए और वो ग्रह अगर कम बिंदुओं के साथ बैठा है तो वर्गोत्तम भी काम नहीं करता भाई। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।